मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश में अब बदमाश छेड़ते भी हैं और शिकायत करने पर गोली भी मार देते हैं। गाजियाबाद में एक पत्रकार को उन बदमाशों के खिलाफ शिकायत करना जानलेवा साबित हुआ और उसकी मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों में डर बनाना उनकी प्रमुख नीति है, लेकिन पहले विकास दुबे ने कानून के विनाश की कालिख मढ़ी और फिर पत्रकार के सिर में गुंडों ने गोली मारकर रामराज के रास्ते में पनप रहे जंगल राज को उजागर कर दिया। पत्रकार विक्रम जोशी को इस बात की सजा मिली कि उन्होंने अपनी भांजी के खिलाफ हो रही छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी भांजी को ना तो एंटी रोमियो फोर्स बचा सकी और ना ही निर्भया टास्क फोर्स ही कुछ कर सकी। इन सब चीजों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल तो खोलकर रख ही दी है, साथ ही उस पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस को एनकाउंटर की खुली छूट दी। ठोक दो की पॉलिसी पर सरकार की मुखर सहमति रही। सरकार के 3 साल में एनकाउंटर में 112 मौतें हुई, लेकिन अपराध कम नहीं हुए। सरेआम एक पत्रकार को उसके परिवार के सामने गोली मार दी गई। अपराधी रफू चक्कर हो गए और फिर शुरू हुआ सरकारी रस्म अदायगी का सिलसिला। मुआवजा, नौकरी, बर्खास्तगी और जांच। देखिए रिपोर्ट। देश की संसद में महज 20 मील दूर जिला गाजियाबाद। ये सीसीटीवी गवाह है बेखौफ गुंडागर्दी की। बेटियां दहाड़ लगाती रहीं और गुंडों ने बेटी के सामने ही पिता के सिर में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। ये मुनादी है देश के सबसे बड़े सूबे में गुंडाराज की मजबूत जड़ों की। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर सबसे पहले निशाना साधा। ये रामराज है या गुंडाराज? प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज है। हमारा झगड़ा हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें मारा था। मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे गंदी गंदी गाली। पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी। चौकी इंचार्ज ने, मैं नाम नहीं जानती उस चौकी इंचार्ज का। गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। सरकार को या कानून को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई की गई है। जो संदिग्ध लोग थे उनको पकड़ा भी गया है। मैं इतना ही कह सकता हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, कानून के तहत दी जाएगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इसका विश्वास रखें। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। ये मौत विक्रम जोशी जी की नहीं है, ये मौत उत्तर प्रदेश की सिस्टम की है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की मौत है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आज कोई किसी को भी ठोक जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर में रामराज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज यहाँ रावण राज चल रहा है। रावण राज, कोई किसी के आगे ठोक जाए, आगे कोई किसी को भी ठोक सकता है। फिर शुरू हुई रस्म अदायगी। आर्थिक मदद, नौकरी, चंद छोटे पुलिस कर्मियों की छुट्टी और कुछ लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन विकास दुबे के कांड के बाद से ये जाहिर हो गया है कि बेखौफ गुंडों के जूते तले कानून का इकबाल रौंद दिया जा रहा है। दबंगों की मनमर्जी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में महज 80 किलोमीटर दूर रायबरेली में एक पूर्व फौजी को पीट कर अधमरा कर दिया गया। फिर इसे घसीटते हुए गांव में घुमाया गया। ये है तालिबानी इंसाफ। में अभियोग पंजीकृत किया गया है और करीब 13 लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है और आगे जो भी लोग इसमें चिन्हीकरण किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रायबरेली के पड़ोस में अमेठी चलते हैं। दबंगों ने 21 जुलाई की शाम को अचानक करीब 7:30 बजे लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसकर भारतीय सेना में देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक के 55 वर्षीय पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्र की पीट कर हत्या कर दी और घर की महिलाओं को भी मारा पीटा।
हमारे पिताजी को मार दिए हमारे पड़ोसियों ने, घर में घुस के धारदार हथियार से मार के लिटा दिए और महिलाओं को भी मारा। हमारे घर में कोई था नहीं सर। क्या विवाद ही था कि हमारा दीवार प्लास्टर हो रही थी, उसके बीच में कोई था नहीं। उसी बीच हमारे पड़ोसी 6-7 लोग थे, वे हमारे घर में घुस के, हमारे घर में कोई नहीं था, इसलिए हमारे पिताजी को मार दिए। अपराध मुक्त प्रदेश का दम भरने वाले योगी आदित्यनाथ की पार्टी के कुछ नेता अपहरण जैसे अपराध के मास्टरमाइंड होते हैं। कल ही कानपुर देहात की पुलिस ने बीजेपी के जिला मंत्री सत्यम चौहान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक अपहृत शख्स के परिवार से 1 करोड़ की फिरौती की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो अपराधियों के हौसले बेलगाम हैं। पुलिस की हत्या होती है, आम शहरी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। क्या करे जनता? आज का मुद्दा इसी पर कि यूपी की दम तोड़ती कानून व्यवस्था पर हमारे सवाल ये हैं। पहला सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश बन गया है अपराध प्रदेश? इसके अलावा सवाल नंबर दूसरा कि यहां पर क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? क्या ठोक दो पॉलिसी हो गई है टाई फिस? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मुआवजे से ही भरेगा जख्म? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कब तय होगी बड़े अधिकारियों की जवाबदेही? तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है हरीश जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। हिलाल नकवी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है नकवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अब्दुल हाफिज गांधी जी प्रवक्ता सपा के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा धर्मवीर चौधरी जुड़ चुके हैं, नेता बीएसपी के। बहुत स्वागत है धर्मवीर चौधरी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, अब इसे गुंडा राज नहीं कहेंगे तो क्या राम राज कहेंगे? नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से बहुत ही अंतर को झकझोर देने वाली घटना है जो गाजियाबाद में घटी, और जो थाने की निष्क्रियता थी जिसके कारण अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी। निश्चित रूप से जो सरकार का संकल्प है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का, कब तक सर ये संकल्प अभी तक चलता ही रहेगा कि संकल्प को पूरा भी किया जाएगा? ऑपरेशन मजनू की शुरुआत हुई थी इससे, और आज यही हालत है कि ऑपरेशन मजनू की वजह से एक पत्रकार की जान चली जाती है दिन दहाड़े, और आप बस मुआवजा देकर इतिश्री कर लेते हैं। नहीं, देखिए ये मैंने जो बात कही कि कुछ पुलिस विभाग के जो थाने हैं उनकी निष्क्रियता के कारण इस तरह की जो विभत्स घटनाएं घट जाती हैं, और उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पुलिस विभाग के आला अधिकारी थानों को जवाबदेह बनाने के लिए इसको सुनिश्चित करेंगे। जहां तक सरकार का संकल्प का सवाल है, सरकार का जो अपराधियों के खिलाफ अभियान है वो लगातार उत्तर प्रदेश में आप देखिए निरंतर चल रहा है। आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उठा कर देख लीजिए आप, तो कितने दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार ने सुनिश्चित की है। रिकॉर्ड कार्रवाई अगर अपराधियों के खिलाफ हुई है तो आदरणीय योगी जी के सरकार में हुई है। ये बात ठीक है कि जो अपराध की मतलब आपको नहीं लग रहा हरीश जी कि कुछ यहाँ पर ये जो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं ये आपको नजर नहीं आ रहा है? यानी कि सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, सारी गलती पुलिस वालों की है इसका मतलब? नहीं, आप देखिए अगर उस चौकी ने, उस थाने ने कार्रवाई की होती, जो चर्चाएं निकल के आ रही कि 2019 में भी विक्रम जोशी जी ने शिकायत की थी, सिर्फ 17 को की थी, तो अगर त्वरित कार्रवाई हुई होती इन अपराधियों के खिलाफ तो ये उनका दुस्साहस नहीं हो सकता था। तो कहीं न कहीं ये जो इन एक्शन है, इस तरह से जो बिकरू कांड का, कानपुर का बिकरू कांड हुआ, वो भी अगर वहां का चौबेपुर थाना न मिला न होता उस अपराधी से तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घट सकती थी। तो इस तरह की ठीक है हिलाल जी, इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है, हरीश जी लौटेंगे आपके पास। हरीश जी की बात से तो ये समझ में आ रहा है सरकार तो बहुत सख्त है, लेकिन क्या करे, बदमाश इतने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं कि सरकार की भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल रही है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही विरोधाभासी बयान है। ऐसा कैसे संभव है कि अगर सरकार सख्त है, पुलिस सख्त है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटित हो जाए?
इसका एक बहुत स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार का इकबाल जो है वो नहीं रह गया है, पुलिस का इकबाल नहीं रह गया है, सरकार का कोई डर नहीं रह गया है। और ये जो ठोक दो वाली एक नीति थी जिसके सहारे अब तक योगी जी जो है वो शासन करते रहे कि ठोक दो करके, तो उसकी हकीकत भी निकल करके सामने आ रही। ये सब बेकार की बातें। ठोक दो की जो पॉलिसी है वो कुछ गिने चुने लोगों के ही विरोध है। बाकी जो गुंडे हैं, जो पूरे के पूरे समाज के अंदर एक जहर का काम कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है आज भी पूरी तरह से बेखौफ है। और ये इस चीज को भी दिखाता है कि कुछ गुंडों को इस चीज की पूरी तरह से उनको भरोसा है कि सरकार और पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। ये सरकार जो है ये माथा देख करके तिलक लगा रही है। ये सरकार की कोई एक स्पष्ट नीति नहीं है। इस सरकार का कोई ये नहीं है कि कोई भी गुंडा है, कोई भी बदमाशी कर रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से अभी पिछले अगर हम एक महीने भर के अंदर ले तो जिस तरह की यहाँ के पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ा है, तो उससे यहाँ के पर ये तो लगता ही नहीं है कि किसी तरह का यहाँ पे कोई शासन या प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ पे कोई शासन या कोई भी प्रशासन नहीं है। विधानसभा के सामने दो लड़कियां परेशान होकर के अपने आग लगा लेती हैं, वहां के पर अपने को जिंदा जला लेने की कोशिश करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जो ईमानदार ऑफिसर है वो अपने आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। जितने भी बेईमान लोग हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, उन सबके लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में जगह मौजूद है। और इसका दूसरा उदाहरण जो है वो कानपुर के अंदर जो आप लोगों ने देखा, चौबेपुर के अंदर देखा कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो है हमारे इसी भ्रष्टाचार के लाल जी आऊंगी आपके पास। सवाल ये उठ रहा है कि इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, ये जब एनकाउंटर होते हैं तो यहाँ पर तारीफ की जाती है कि सरकार सख्त है, कोई अपराध हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि पुलिस ने यहाँ पर लापरवाही की, इस वजह से कहाँ कमी रह रही है। यहाँ पर अब्दुल हाफिज गांधी जी, आपको क्या लगता है कहाँ यहाँ पर कमी है? क्योंकि शुरुआत से ही सरकार यही कहती रही कि भाई हम तो लॉ एंड ऑर्डर को सही कर रहे हैं, प्रशासन भी बार बार दावे कर रहा है, सटा है बिल्कुल नोएडा जहां पर कमिश्नरी तक लागू हो चुकी है, कमिश्नरी सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतना बेखौफ। दीपाली जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रदेश के मुखिया ने अपने खुद के आपराधिक जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए, उसी दिन ये मैसेज चला गया कि यहाँ पर जो है अपराधों की छूट है। जब मुखिया अपने अपराध वापस ले सकता है तो किसी को भी अपराध की छूट है। और पुलिस का मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। अपराधियों को यहाँ पूरी तरह से संरक्षण है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, उसमें पुलिस के साथ भाजपा के कुछ नेताओं ने बदतमीजी की। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने प्रेशर डाला और वहां के सीओ को और एसओ को ही हटा दिया गया। यानी पुलिस के साथ बदतमीजी हुई, भाजपा के नेताओं ने बदतमीजी की, लेकिन सीओ और एसओ को जो है वहां से हटा दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि कानपुर की घटना में जो जय वाजपेयी है, ऊपर से इतना संरक्षण था कि 2 हफ्ते उसके साथ पूछताछ होती है और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। जब सोशल मीडिया और मीडिया प्रेशर बनाती है तो दोबारा उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसको FIR की जाती है और जेल भेजा जाता है। यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर मेरा अपराधी और तेरा अपराधी हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो अपराधी होगा तो उसको पूरा का पूरा संरक्षण है, और यदि वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है तो उसको फेक एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। आप ये देखिए कि 6000 से ज्यादा फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, और एक ही स्टोरी है कि पुलिस पर आक्रमण हुआ, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और अपराधी के पैर में गोली लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने जो है इन्वेस्टिगेशन की है, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, और सबसे ज्यादा जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। ये कभी क्राइम जो कैपिटल हमेशा उत्तर प्रदेश रहा है, ये क्या कभी इसका ये जिस नाम से बदनाम होता चला जा रहा है, ये कभी हटेगा भी? दीपाली जी, देखिए दीपाली जी, मैं आपको बताऊं कि क्राइम रेट जो है बड़ा है। अगर आप पिछली सरकारों के आंकड़ों से जोड़ेंगे तो चाहे वो महिला उत्पीड़न के आंकड़े हों या दलित उत्पीड़न के आंकड़े हों या डकैती छिनैती के आंकड़े हों या हत्याओं के आंकड़े हों, काफी परसेंटेज, ये NCRB की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़े हैं। और ये ठोक दो नीति जो आप खुद कह रहे हैं कि वो टाइम फेस हो गई है, और किस तरह से जो अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं, और थाने जो जब आप क्या करेंगे, जब एक ही जाति के लोगों को अपॉइंट करेंगे थानों में और पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट में पैसा चलेगा, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के परिणाम जो है वो आएंगे। और आज उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज नहीं,
बल्कि महाजंगल राज बन चुका है। ठीक है, जाति से अभी इसको नहीं जोड़ते क्योंकि यहाँ पर बदमाश तो हर तरफ से बेखौफी नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी जी, क्या कारण मान रहे हैं? यहाँ सरकार तो इतने दावे करती रही शुरुआत से, प्रशासन इतने दावे करता रहा, अभी भी कह रहा है कि हमने तो इतना सुधार लिया है कानून व्यवस्था को, फिर ये हाल क्यों है? आपको क्या लग रहा है, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसके लिए? दीपाली जी, ये बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में है कि ये अपराधियों का महिमा मंडित करते हैं, अपराधियों को, और जो है ये पुलिस के मनोबल को गिराते हैं। ये बीजेपी के लोग दंगा फसाद हत्या लूट इसमें इन्वॉल्व हैं। इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इनके डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 35% से ज्यादा सांसद इनके संगीन अपराधों में लिप्त हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो ये डीएनए बीजेपी का ऐसा ही है। एक मिनट, ठीक है, आप कह रहे हैं मुकदमे तो बस लगभग सभी नेताओं पर दर्ज होते हैं, तो ये पाक साफ तो कोई नहीं होता है। हाँ बोलिए आप। दीपाली जी मुझे बोलने दीजिए। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में 1.5 लाख अपराधियों का सफाया कर दिया था, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसी थी कि बहन जी को फोर्ब्स मैगजीन ने आयरन लेडी के खिताब से नवाजा था। और अगर विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहन जी के शासन में बहुत सुदृढ़ थी, ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसके मनोबल को योगी जी की सरकार ने गिरा दिया है। उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। वैभव कृष्ण ने अपने लेटर में इनकी शिकायत करी कि थाने और एसपी और डीएम के पद कैसे बांटे जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, तो उल्टे वैभव कृष्ण को इन्होंने हटा दिया। 2 ही जातियों का बोलबाला है। आज प्रदेश में सिपाही से लेकर के और डीजीपी तक 2 ही जातियों के मिलेंगे। कानून का राज खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आज गुंडा राज, रावण राज, ये कौन सा राज चल रहा है? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनसे ये प्रदेश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए और आने दीजिए बहन जी को, फिर देखिए कानून व्यवस्था कैसे हरीश जी से सवाल है। हरीश जी, इनके राज में आज बेकसूर मारे जा रहे हैं, पुलिस इनकाउंटर में मारी जा रही है। बिल्कुल हरीश जी, देंगे आप जवाब? हरीश जी, है कोई जवाब आपके पास? ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने पूछ लिया है, ठीक है। 22 करोड़ लोगों ने की थी। पहले ये भाषण तो खत्म कराइए धर्मेंद्र जी का, जो इसको मंच समझ लीजिए कि भाषण का मंच है। हरीश जी, आप सब अपनी बात रख रहे हैं, धर्मेंद्र जी शर्म आपको आनी चाहिए। धर्मेंद्र जी सुनिए, जरा धैर्यपूर्वक सुनिए। जूते से पीटते हैं। अब आपने भाषण कर लिए, अब आपने भाषण कर लिया, अब धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। भाषण है, आप भाषण कर लिया, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। ठीक है, आप धैर्यपूर्वक अब सुन लीजिए, आपका भाषण हो गया। आपका दीपाली जी, दीपाली जी, प्रश्नों का जवाब दीजिए कि ये दीपाली जी कैसे खत्म होगा? ठीक है धर्मेंद्र जी, भाषण आपका खत्म हुआ, सुने उनका जवाब ले रहे हैं। हरीश जी बोलिए। दीपाली जी, सपा के मित्र कह रहे थे सपा में अपना अपराधी और दूसरे का अपराधी हो सकता है। योगी जी की सरकार में अपराधी आम हो या खास हो, सब बराबर है और सबके साथ एक कार्रवाई हो। और ये चुनौती के साथ मैं कह सकता हूँ, जो भी सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, क्यों कर रहे हैं आप जो है धैर्यपूर्वक सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आप धैर्यपूर्वक सुनिए जरा, वापस लेते हैं। आप कुलदीप सेंगर के जो ऊपर मुकदमे दर्ज है उनको वापस लेते हैं। दीपाली जी जरा इनको चुप कराइए। ठीक है दीपाली जी जरा इनको एक मिनट जरा सुन लीजिए। आप बोलेंगे, जवाब देंगे तब तो आगे बात बढ़ेगी। अब आरोप लगाएंगे तो कम से कम वो भी तो अपनी ये अपराधियों को क्यों महिमा मंडित कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात सुन ली। अपराधियों से मुकदमे वापस ले रहे हैं, क्यों पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है? ये मेरे बात का सीधा जवाब दें हरीश चंद जी। दीजिए हरीश जी। धर्मेंद्र जी जरा विकास दुबे का ऑडियो सुन लीजिए,
जो बसपा को अपना घर बताता है, आपको जवाब मिल जाएगा। और जेल में आपके बहन जी के शासन में जेल में अधिकारियों की हत्याएं हुई, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते समय, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। हरीश जी, विकास दुबे के मामले को अभी छोड़िए, पहले आज विकास दुबे ये कह रहा था, पुलिस के ऊपर अत्याचार कि कहता था कि बसपा तो हमारा घर है। बताइए हरीश जी, ठीक है, किसानों ये धर्मेश जी को शर्म नहीं आती इस तरह से बोले, धर्मेश जी को शर्म नहीं आती बोलते इस तरह से। जात की बात बसपा करती है, भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ एक सारी जातियों का समन्वय है। आप नहीं शर्म करिए, धर्मेश जी चुल्लू पर पानी मार करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात जनता पार्टी सबके दंगों की बात करेंगे, माइनॉरिटीज के लोगों के पोस्टर चिपकाएंगे, हम तो सबकी बात करते हैं, पर लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। यही आपका गुंडाराज, यही आपका रावण। हम तो सबके लिए काम करते हैं। बहन मायावती जी का ट्वीट देखिए, आजमगढ़ और जौनपुर में दलितों की जो चलिए हरीश जी, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए जरा, एक मिनट। ठीक है जवाब दिया धर्मेश जी, ठीक है, अभी आप शांत रहिएगा। हरीश जी, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप अपना फ्रस्ट्रेशन इस बात मत निकालिए। हरीश जी, आप अच्छा ठीक है, ठीक है, शासन में तो विधायकों को और मंत्रियों को बहन ने अपने शासन में अपने निवास को बुला करके बैठने का काम किया था। धर्मेश जी, एक सेकंड, यहाँ पर कोई ये आरोप लगाने लगेंगे तो सबके अभी आंकड़े सामने आ जाएंगे। कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने उत्तर प्रदेश को इस नाम से बचाया हो। ठीक है, एक मिनट। अब हरीश जी जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। हरीश डीआईजी आपका विकास आपको पता लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। खुले आम लूट कर रहे थे बसपा में आप। ठीक है हरीश जी, मेरी बात सुनिए अब जरा। हरीश जी, मैं आपसे सवाल कर लूं जरा, मेरा भी सवाल सुनेंगे आप? बिल्कुल। सब आपस में लड़ेंगे तो फिर यहाँ पर बहस ही ऐसी हो जाएगी कि कोई हल नहीं निकलेगा। हरीश जी, मेरा इस तरह की बात लोग करेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है हरीश जी, एक बात बताइए, क्या पुलिस का मनोबल गिर रहा है? धर्मवीर जी, ये सवाल, एक मिनट धर्मवीर जी, आपका ही सवाल पूछ रही हूँ मैं, एक सेकंड मेरे को मेरा सवाल कर ले लीजिए। हरीश जी, ये बताइए कि क्या वजह है, क्यों पुलिस इतनी निष्क्रिय, आप बोल रहे थे अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या वजह है? जब वो एनकाउंटर करती तब तो आप ताल ठोक के बड़ी तालियां बजाते हैं, और यहाँ पर दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। किसका कसूर है? क्या वाकई सिस्टम इतना लाचार हो चुका है? इस सिस्टम की बात नहीं, आप ये देखिए कि अगर पुलिस का मनोबल कमजोर हुआ होता जितने अपराधियों को सफाया न थाने की निष्क्रियता थी। मैं ये नहीं सुनना चाह रही हूँ क्योंकि दीपाली जी, थाने की निष्क्रियता थी, वहां के लोकल अधिकारियों की निष्क्रियता थी, जिसके कारण एक विभत्स घटना घटी। मैं उस थाने को जिम्मेदार मानता हूँ, वहां के पुलिस के अधिकारियों को जिम्मेदार मानता हूँ। बिल्कुल जेल भेजेंगे, बिल्कुल जेल भेजेंगे, बिल्कुल जेल भेजेंगे। और हमने चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। दोनों ही मेहमान एक साथ बने हुए, बाकी सारे मेहमान भी बने, उनसे भी जवाब लेंगे। यानी कि यहाँ अभी तक जो बहस हो रही है इसमें ये जरूर समझ में आ रहा है कि पूरा दोष उस थाने का था, क्योंकि थाने ने सुना नहीं, वहां के जो पुलिस वाले थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अपराध तो कम हुए, ऐसा कह रही है बीजेपी। आगे भी चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो कानून व्यवस्था किस कदर यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है ये साफ तौर से समझ में आ रहा है। और एक बार आपको सुनवाते हैं यहाँ पर पत्रकार विक्रम जोशी की बहन की बातें। वो बता रही हैं कि आउट पोस्ट इंचार्ज ने जानबूझकर गुंडों को कैसे बचाया। विक्रम थाने से लेकर एसएसपी स्तर तक घर के सामने छेड़छाड़ होती रही, लेकिन पुलिस गुंडों को बचाती रही। लड़के की गर्दन काटनी है, उसका मानू का लड़के की गर्दन काटनी है, उस दीवार को मारना है, उस दीवार को मारना है, उस अभिषेक वाल्मीकि को मारना है, उस अभिषेक जिसने मेरे भाई के सिर में रोड मारी थी। जब मेरा भाई गिरा था, मेरा भाई गिरा था, छोटू ने मेरे भाई के यहाँ गोली मारी थी। तो
तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये है कि बार बार यहाँ पर कह रही है बहन कि कितनी बार शिकायत की गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक रस्म अदायगी हो जाती है। जिस तरीके से बर्खास्त कर दिए जाते हैं या सस्पेंड कर दिए जाते हैं या मुआवजा दे देती है सरकार, लेकिन जान की क्या कोई कीमत है, इसी पर सवाल है। हरीश जी, आपने सुन लिया होगा बहन को, उनकी बातें सुन ली होगी, क्या कभी किसी बड़े अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से जो जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही सरकार तय करेगी। सरकार इस तरह की कतई है, इस तरह की इस तरह की है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि वहाँ का जो लोकल थाना था, जो लोकल पुलिस थी, उसने अपनी आंसरेबिलिटी नहीं तय की और उसकी कर्तव्य की कारण करना है। सरकार ने दिया है और जितनी भी विधिक कार्रवाई हो सकती है वैसे उस विधिक कार्रवाई करेगी और पुलिस के आला अधिकारी भी इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से उन्होंने संज्ञान में लिया है और इन ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जो पुलिस बल को भी उनको भी कलंकित कर रहे हैं और साथ साथ शासन के भी शर्मसार करते हैं, सरकार को भी शर्मसार करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार बहुत आसान है। चलिए हिलाल जी, ये बहुत आसान हो जाता है बस अपनी बात ये कहकर कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और हमारी नज़र है और जिस तरीके से ये घटना घटी है दोबारा नहीं घटेगी, लेकिन हर 4 दिन बाद ऐसी घटना हो जा रही है। देखिए दीपाली जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कई ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं और हर घटना में ये हुआ कि जांच की जाएगी, सघन जांच की जाएगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, हर दोषी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक की किसी भी जांच की रिपोर्ट आई हो जिसके अंदर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो हरीश जी बैठे हुए ये बता सकते हैं कि हाँ अमुक अमुक कार्रवाई में इन लोगों को दोषी ठहराया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अगर हरीश जी कहे तो ऐसे बहुत से पुलिस अधिकारियों के नाम बता दें कि जिनके खिलाफ जांच होने का था, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए, उसके बावजूद भी उनको सबको प्रमोशन दिए गए। सर बता दीजिए एक नहीं अनेक ऐसे ऑफिसर, हिलाल जी एक दो नाम बता दीजिए क्योंकि ये मानेंगे नहीं। देखिए नाम लेकर के हरीश जी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नाम लेके बताने का क्या करना है। एसएसपी को आईजी बना दिया गया है, ये हरीश जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप सब लोगों ने उसके पर आवाज उठाई है। व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम उठाना लेना जो है वो अपने आप में ठीक नहीं है। अगर हरीश जी जो है वो डिनाई कर दे कि नहीं ऐसा नहीं किया गया तो नाम जरूर बता दिया जाएगा उसमें। लेकिन ये बात तो हरीश जी मानेंगे कि कई पुलिस अधिकारी जिनके खिलाफ कई एक सख्त कार्रवाई की जाने की बात थी, दोषी ठहराए गए, उसके बावजूद भी उनके प्रमोशन कर दिए गए। क्या ये बात सही नहीं है कि जब बिल्कुल शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उस वक्त आगरा के अंदर घुस करके जिस तरह से मारपीट की गई थी, एसएसपी ऑफिस के अंदर घुस करके मारपीट की गई थी, क्या वो नहीं हुआ था? तो आगाज ही जब हुआ था भारतीय जनता पार्टी का तो उससे अंदाजा हो गया था कि पुलिस का क्या होना है और साथ ही साथ यहाँ की जनता का क्या होना है। और अभी जैसा कि अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बताया कि बनारस के अंदर जिस तरह से पुलिस वालों को मारा गया और उसके बाद पुलिस वाले दोषी ठहराए गए, तो आप खुद बताइए कि ऐसे में पुलिस का क्या मनोबल होगा, जहां के पर आज तक की इतना लंबा अरसा हो गया एक अपराधी जो है जिसको कि आपने मार दिया है उसने जो है आपके ही 2 विधायकों के नाम लिए कानपुर में, आपने उनसे पूछताछ तक करना नहीं जरूरी समझा? आप पूछताछ तो कर ले, वो मना कर देते कि हमारे कोई संबंध नहीं है। और ये आज का टेप नहीं है, ये पुराना टेप है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को शरण दिया जा रहा है, ये हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा था। किस तरह से विकास के ने जो है वो पुराने टेप के अंदर बताया था कि कौन कौन उनके साथी हैं, क्या उनसे पूछताछ भी की गई? आप पूछताछ करके छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे कहिए कि है, कम से कम रस्म अदायगी तो कीजिए, कुछ तो शर्म रखिए, कुछ तो आप जो है वो पब्लिक के सामने आंखों का पर्दा बना करके रखिए। आप यहाँ किसी तरह का कोई इस तरह का कार्य नहीं होना है, ये बात हमने और आपने सबने देखी है। तो जहां पर पुलिस वालों का जो है वो आप हमने जैसे पहले ही कहा, जहां माथा देख करके तिलक लगाया जाता है, वहां की जो व्यवस्थाएं होती वो इसी तरह की होती हैं। वहां पर आप किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर देते हो, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। आप जो है वो एक छोटे से बच्चे के ऊपर गोली मार देते हैं एनकाउंटर के नाम के ऊपर, लेकिन उसमें क्या काम आप किया पे आरोप लगते रहे थे कि आप की सरकार है और ज्यादातर क्योंकि जातिगत वाली बात भी बीच में आ रही थी तो ये भी कहा जाता था कि ज्यादातर एक ही जाति के हैं इसलिए वहां पर थाने में कोई सुनता नहीं है, तब तो ये आरोप लग रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया है कि हर जगह पुलिस ही यहाँ पर
क्या कहे बदनाम हो रही है या पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है? क्या वजह बताई जा रही, क्यों ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं? क्योंकि शुरुआत आगाज तो बहुत अच्छा किया था सरकार ने, यही कह के, और आपकी सरकार की को भी यही कह के हटी थी जब, तब यही कहा गया था कि एकदम गुंडा राज हो गया है सपा सरकार में। देखिए दीपाली जी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप हमारी सरकार के और सरकार के अगर आंकड़े आप उठाकर देखेंगे, एनसीआरबी का डाटा देखेंगे, तो बहुत हद तक जो है क्राइम बढ़ा है। मतलब महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम बढ़ा है वो 35% क्राइम बढ़ा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी के डाटा कह रहे हैं। आपने कहा कि हमारी सरकार में जातिवाद था, एक प्रोपेगेंडा किया गया था, लेकिन आज आप थाने उठाकर देख लीजिए, आज आप एसएसपी के ऑफिस उठा के देख लीजिए, डीएम के ऑफिस उठा के देख लीजिए, और आप देखेंगे कि एक खास जाति के लोगों को जो है हर जगह जो है तवज्जो दी जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश के अंदर? मैं बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये सरकार आई थी शुरू में, तो आपने देखा होगा कि सहारनपुर के जो सांसद हैं भाजपा के, राघव लखनपाल, उन्होंने एसपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? जो सुबोध सिंह बुलंदशहर में शहीद हो गए थे इंस्पेक्टर, उनको मारने वाला जब बेल पे बाहर निकलता है तो उसका महिमा मंडन हुआ, उसको मालाएं पहनाई गई थी। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे हमने केसेस देखे कि किस तरह से पुलिस का मनोबल गिराया गया, पुलिस का राजनीतिकरण किया गया। और भाजपा के अभी कानपुर में आप देखिए कि अपहरण के इल्जाम किस पर लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। और जहां तक विकास दुबे के प्रकरण का मामला है, तो आप देखिए कि जो पहले एसएसपी थे कानपुर के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि बहुत ज्यादा अनियमितताएं उन्होंने की थी। और जो सरकार ने एसआईटी बिठाई थी अभी जांच करने के लिए, उसमें एक ऐसे अधिकारी को डाला गया जिन पर बरेली में फेक एनकाउंटर का केस चल रहा है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, और फिर विकास दुबे के एनकाउंटर की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई। तो ये सरकार लीपापोती करना चाहती है। ये सरकार जो है वो पुलिस का कहीं ना कहीं मनोबल भी गिराना चाहती है, और इन्होंने जो है अपराधों का एक तरह से राजनीतिकरण कर दिया है। मैंने पहले कहा कि यहां पर जो है मेरा या तेरा देखकर जो है अपराधी के साथ जो है व्यवहार किया जाता है। तो जब आप पुलिस के साथ बदतमीजी कराएंगे, पुलिस को मारने वालों का जो है महिमा मंडन करेंगे, और अपने सांसदों को जो है थाने में बिठाल के थाने चलवाने की कोशिश करेंगे, एक जाति विशेष के अफसरों का अपॉइंटमेंट करेंगे थाने में, और या जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा चलेगा, और ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधा बन के उत्तर प्रदेश के अंदर रह जाएगा। तो हम समझते हैं कि पुलिस का जो इकबाल है वो कहीं ना कहीं कम होगा। अभी हरीश श्रीवास्तव जी कहते हैं थाने की गलती है, थाने की गलती है। अगर सभी थाने की गलती है तो हम राजनीतिक नेतृत्व क्यों चुनते हैं? क्यों हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं? क्यों हम मंत्रिमंडल बनाते हैं? क्यों हम मंत्री बनाते हैं? तो जब अच्छा करती है पुलिस, जब कोई डिपार्टमेंट अच्छा करता है तो आप उसके वाहवाही ले लेते हैं, लेकिन जब गलत कर रही है तो आप थाने पे डाल देते हैं। क्या जो है अमेठी का थाना, जहां पर 2 महिलाओं ने लखनऊ में आकर आत्महत्या की, वो थाना गलत कर रहा है? अभी रायबरेली में जो है एक सेना के अधिकारी के पिताजी को मार दिया गया, वो थाना गलत कर रहा है। आप ये देखिए कि अभी गाजियाबाद के अंदर ये घटना हुई विक्रम जोशी जी के साथ, वो थाना गलत कर रहा है। तो आपका थाना कौन सा सही कर रहा है मुझे बताइए? कानपुर का थाने आपके बिक जाते हैं। बिल्कुल, सवाल ये है कि अगर थाना गलत कर रहा है तो वो कौन देखेगा, किसकी जवाबदेही है? धर्मवीर जी, कहाँ यहाँ सिस्टम फेलियर नजर आ रहा है? क्योंकि बार बार सरकार तो कोशिश कर रही है, बार बार ये भी बोल रही है मुआवजा भी दे दिया, कार्रवाई भी कर दी, बर्खास्त भी कर दिया, क्या करे और क्या सरकार? देखिए दीपाली जी, ये जो चौकी इंचार्जों को जो ये सस्पेंड करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी मछलियों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, इसके लिए कप्तान जिम्मेदार है, डीआईजी आईजी जिम्मेदार है, और ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर में। इस सरकार के विधायक, हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश ने खुलेआम आरोप लगा दिया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये थाने चौकियां बेच रहे हैं। तो कैसे अपराधी बेकाबू नहीं होंगे जब पुलिस उनके साथ में मिली रहेगी? जब 2.5 लाख के अपराधी बद्दों को 2.5 साल हो गया और आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है, तो कहां सिस्टम कहां लाचार है? सिस्टम को लाचार करने वाली ये सरकार है। सरकार में बैठे हुए माफिया, ये राजनीति का, सरकारी तंत्र का, पुलिस का जो गठजोड़ है अपराधियों के साथ में, इसका जो नेक्सस है, इससे जनता त्रस्त है। और इनके अपराधी सरकार में बैठे हुए मठाधीश, राजनीति, सफेद पोस्ट लोग जो बीजेपी के तथाकथित नेता हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे इनका कोई छोटा कार्यकर्ता है, ये सब लिप्त हैं। इसीलिए प्रदेश में आज गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पर पुलिस का इकबाल गिर चुका है। अपराधी जब पाले जाएंगे, कुलदीप सेंगर के केस में इन्होंने क्या हालत की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तब जाकर के सरकार की नींद खुली। और आज यही हाल विकास के मामले में हुआ है।
15 दिन 10 दिन से जय वाजपेयी को पकड़ रखा था। पुलिस की सेटिंग हुई, पैसे का लेन देन हुआ और उसको छोड़ दिया गया। वो तो भला हो मीडिया चैनलों का जो बराबर इन्होंने कवरेज की और उसको वापस पकड़ना पड़ा। तो ये प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं चल रही है। ये लोग मंदिरों में घंटी बजाने की बात करते हैं, कोरोना में ये प्रवासी मजदूरों को पीटते हैं, पुलिस से पिटवाते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। तो ये क्या है दीपाली जी? ये सरकार फेल हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और इनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको कोई लिहाज शर्म नहीं है। पब्लिक मरे मरती रहे, बिल्कुल जान की कीमत तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर भी देखा गया 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। कोरोना रुक जाएगा? 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। आज कोर्ट ने भी इसको माना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों की और भूमिका संदिग्ध है, इसीलिए यहाँ पर एक जांच गठित कर दी गई है। कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस तरीके का एनकाउंटर ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन आज ही इतने एनकाउंटर हुए हैं। हाँ बोलिए गांधी जी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है सरकार को। ठीक है गांधी जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है और इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट क्या प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। हाँ जी बोलिए हाफिज जी। दीपाली जी अभी हम सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाम मांगे थे और आप देखिए कि किस तरह से लीपापोती करने चाहते हैं। इन्होंने एक्स डीजीपी केएल गुप्ता जी का नाम दिया है और केएल गुप्ता जी पहले ही ये मान चुके हैं कि ये एनकाउंटर सही है। उन्होंने पहले ही ये स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस पे हर बात पे शक करना जरूरी नहीं है, एनकाउंटर होते हैं और होते रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो इस तरह से भागा होगा कि उसके छाती पे जो है गोली लगी होगी। तो ऐसे अधिकारियों को अगर आप जांच कमेटी में डाल देंगे तो फिर जांच किस बात की? तो ये सरकार ने जो नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट को, वो एक ऐसे अधिकारी का नाम दिया जो पहले से ही एक ओपिनियन बना चुका है। तो आप ये समझिए कि किस तरह की इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। जब पहले से ही एक अधिकारी ये मानता है कि एनकाउंटर सही है तो वो फेयर इंक्वायरी कर पाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ के जो है इस विकास दुबे के पूरे प्रकरण पे जो है लीपापोती करना चाहती है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। आप ये देखिए कि जय वाजपेयी जो गाड़ी इस्तेमाल करता था, फॉर्चूनर गाड़ी जो वो इस्तेमाल करता था जय वाजपेयी, उसके अंदर एक विधायक का पास है जो सचिवालय का पास है। ये सरकार बताए कि वो जय वाजपेयी की गाड़ी पर वो विधायक का पास कैसे गया? अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं था जय वाजपेयी को और विकास दुबे और उसकी पूरी गैंग को, तो किस तरह से उनके लाइसेंस बनते चले गए, पासपोर्ट बनते चले गए, यहाँ तक कि जय वाजपेयी को पुलिस सिक्योरिटी मिली। 21 अधिकारी के कहने पे ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद खबर जरूर आ जाती है। सवाल तो यही है कि क्यों नहीं जा रहा है। ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके लोग फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता फंसे हुए हैं, विधायक फंसे हुए हैं, एमपी फंसे हुए हैं, मंत्री फंसे हुए हैं, अफसर फंसे हुए हैं। इसलिए इस पूरी ये घटना की तह में नहीं जाना चाहते। आज का नहीं था, बहुत पहले का था। यही सवाल उठ रहा है कि क्या वजह है जो इतने दिनों से आज भी खबर आती है सहारनपुर में एनकाउंटर होता है। दीपाली जी हम तो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुद्दा तो होगा, हम तो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सारे तथ्य सामने आना चाहिए। ठीक है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति इन्वॉल्व हो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि विकास दुबे जैसे प्रकरण मैं समझता हूं कि नहीं होने चाहिए। ये किसी भी देश और प्रदेश के लिए शर्मनाक है। चाहे विकास दुबे हो, चाहे आज जो घटना हुई है, जिस तरीके से पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो भी खुलेआम, डर बिल्कुल नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि कहां सो रही है हमारी पुलिस व्यवस्था, क्यों वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हिलाल जी, यहाँ पर कुछ दिन पहले भी गाजियाबाद में ये प्रकरण हुआ था। ये भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात थी कि भ्रष्टाचार की बात सामने आ गई, एसएसपी को हटा दिया गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत वीडियो वायरल हुए, मामला लखनऊ तक पहुंच गया था। तो यानी ये कह सकते हैं कि अभी पुलिस जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसको सुधार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह है जो आज इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और बेलगाम हो चुके हैं बदमाश। देखिए, जहां तक कि सिस्टम का सवाल उठता है तो सिस्टम उतना ही अच्छा काम करता है जितना अच्छा उसका अधिकारी होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री के पास जो है वो गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को लागू नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ के पर जिस तरह से अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहा है, जिस तरह से यहाँ के पर लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से पुलिस की व्यवस्था और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आखिर क्या कारण है कि ये पुलिस जो है ये
रोज बरोज बेलगाम होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये एकदम से बेलगाम हुई। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरा टाइम देखिए तो धीरे धीरे करके पुलिस पूरी तरह से बिल्कुल बेलगाम हो गई है और आज की तारीख में पुलिस जो है वो अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अलावा मंत्रियों के और किसी के भी नहीं सुनती। करीब करीब वो कार्यकर्ता बन गए भारतीय जनता पार्टी के। जाहिर सी बात है, जब आपने पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना रखा है तो उनसे आप पुलिसिंग का काम तो ले नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे। निश्चित रूप से अगर वो किसी भी तरह की कोई भी अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं या अपराधियों से ही अपने साथियों को मरवा देते हैं तो इतना नैतिक बल जो है वो इस राजनीतिक दल में नहीं रह जाएगा कि वो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करे। बिल्कुल, सवाल ये उठा कि कब ये बड़े अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय होगी? अगर थाने में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, नहीं सुना जा रहा है, तो कौन इसकी जवाबदेही लेगा? कोई अगर शिकायत लेके जा रहा है, जहां ये बात कही जाती थी कि किसी की शिकायत अगर जाती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन यहाँ पर गुहार लगाता रह जाता है यहाँ पर जो फरियादी, लेकिन उसकी सुनी नहीं जाती। सिर्फ ये एक केस नहीं, अभी एक महिला ने आत्महत्या भी कर ली क्योंकि इसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्यों इस पर जवाबदेही नहीं तय होगी? ये लगातार सवाल उठ रहा है और इसी पर हमारी आगे भी चर्चा होगी। तमाम मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौटते हैं। तो चलिए यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरीश जी का सीधे रुख करते हैं। हरीश जी, अब यहाँ पर कब यहाँ पर अब जवाबदेही तय होगी उन बड़े अधिकारियों पर भी? क्योंकि जब यहाँ पर आज घटना घट जाती है, पत्रकार की मौत हो जाती है, तब यहाँ पर पूरा मामला उठता है। बल्कि 2 महीने से वो गुहार लगा रहा था। कब होगी ये जिम्मेदारी तय? त्वरित होगी जिम्मेदारी तय दीपाली जी। और देखिए, मैं आपकी 10-12 मिनट की डिबेट नहीं सुन सका क्योंकि आपका वहां से कनेक्शन कट गया था। लेकिन मैं ये बात जो कुछ सपा और कांग्रेस के मित्र जो बातें कह रहे थे, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश का जो अपराध का रिकॉर्ड है, अगर आप 16-17 के पहले के देखें तो निरंतर 16, 17, 17, 18, 18, 19। हरीश जी, मैं एक बात बोलूं आपसे, मैं रिकॉर्ड अगर नहीं देखूं, चलिए मैं आंकड़े भी ना देखूं, हो सकता है आंकड़ों में इधर उधर हेर फेर हो जाते, लेकिन जो आंखों के सामने जो घटनाएं सामने आ रही है एक या 2 दिन के अंदर, उसे कैसे झुटलाया जाए? एक महिला फरियादी जाती है थाने में और वहां उसकी सुनी नहीं जाती, वो आत्मदाह कर लेती है। यहाँ पत्रकार को बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है, वो रफू चक्कर हो जाते, मामला बताया जाता है थाने में। कैसे माने कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? दीपाली जी, आप इसके लिए किसको दोषी मानेंगे? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? आप बताइए। मैं तो बता ही रहा हूँ कि सरकार दोषी है, थाने की सरकार दोषी है, थाने की जिम्मेदार अधिकारी दोषी हैं, और कौन दोषी है? जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई दोषी है। तो बार-बार इस बात लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था डीएम और एसएसपी के पास होती है। आपके पैनल में बैठे जिम्मेदार लोग कौन है कि कौन जिम्मेदार है? और इस तरह की जो भ्रामक प्रचार लोग करते हैं, मैं नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश अपराध से एकदम मुक्त हो गया है, लेकिन सरकार की जो कार्रवाई है, बिना भेदभाव की कार्रवाई हुई है। और गोडसे के मारने वालों, कार्रवाई गोडसे के मारने वालों आपके डीएनए में है। ये खून खराबा आपके डीएनए में है। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग तो चाहते हैं खून खराबा हो प्रदेश में, क्योंकि ये लाशों पर राजनीति करते हैं। जाति और धर्म की राजनीति बीजेपी और आरएसएस वाले करते हैं। जिन्होंने गुंडों को संरक्षण दिया, बहन जी से जनता को बताइए हरीश जी, माफिया गुंडों को खाद पानी देने का काम किया। हरीश जी, जब कानपुर कांड हुआ के साथ खड़े रहे पुलिस आई, ये जवाबदेह है। हरीश जी, जब कानपुर में कांड हुआ उस वक्त तो पुलिस वालों की सारी जवाबदेही तय हो गई, लेकिन क्या उसके बाद ये सोचा गया, ये कभी मॉनिटर किया जाता है कि थाने में क्या चल रहा है, क्या फरियादियों की सुनी जा रही है, क्या यहाँ पर जो नंबर दिए जाते हैं उस पर फोन उठाया जाता है, क्या पुलिस टाइम पर पहुंचती है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उठने लाजमी भी है और स्वाभाविक भी है कि सवाल उठेंगे भी। अपराध होंगे या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में अगर पुलिस अधिकारी या थाने के लोग निष्क्रियता बरतेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल बनेंगे और सवाल सरकार से ही बनेंगे, क्योंकि सरकार मुखिया है। परंतु ये बात सही है कि सरकार की नीयत और सरकार कार में तेल डाल के सोती रहेगी, अपराध मंदिर में घंटी बजवाना, पब्लिक से पकौड़े तलवाना, और ये जो लोग हैं
चाहे वो एसआई हो, एसओ हो, एसपी हो, वो लोग भी सरकार थी, एक दो क्राइम जो भी होता था, जितने भी क्राइम हुए तुरंत सरकार से इस्तीफा मांग लिया जाता था। आप ही की सरकार मांग लेती थी इस्तीफा। आज आपकी क्या जवाबदेही, सरकार की क्या जवाबदेही बनती है? देखिए, जवाबदेही जो सरकार की बनती, सरकार ओन करती है। जो जवाबदेही में सरकार, अपनी जवाबदेही में कहीं जरा सा संकोच नहीं है सरकार को, लेकिन जो सरकार ने जो वायदा किया है, कांड हुआ दीपाली जी, कितना बड़ा कांड था। पुलिस की नाक के नीचे कितने लोग मारे गए, कानपुर में कितने लोग मारे गए, गाजियाबाद में 60 दिन में 60 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये कान में तेल डाल के सो रहे हैं बीजेपी के लोग। पूरा प्रदेश भय में जी रहा है। ठीक है, चलिए, और मेरे पास इनको समय इतना ही राजनीति है। करनी है धर्मवीर कि जी, ये रुकूंगी राजस्थान मैं की आपको, सरकार मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन उम्मीद ये है कि सरकार बोल तो रही है, लेकिन अब ये आगे आने वाले दिनों में दिखे भी, क्योंकि बार बार सिर्फ थाने की ही और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करनी होगी, मॉनिटरिंग होनी होगी, नहीं तो ऐसे ही आगे भी खेल होता रहेगा। फरियादी ऐसे ही मरते रहेंगे, जान की कीमत कुछ नहीं होगी, मुआवजा देकर इतिश्री की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।